नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर, आज आप किसान आंदोलन में आए हैं। यहाँ आपने बहुत महत्व का कार्य किया है, जो कि आंखों का कैंप लगाया। ये आंखों के कैंप में हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह से चेकअप किया। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस समाज का एक सचेत हिस्सा होने के नाते जन चेतना मंच 25 सितंबर से ही इस आंदोलन में शिरकत कर रहा है और सतीश हुड्डा जी, डॉक्टर जयपाल और खिड़वाली गांव के अन्य हमारे साथी, उन्होंने हमसे अपील की कि जो हमारे बुजुर्ग मकड़ोली टोल पर धरने पर बैठे हैं, आप उनके आंखों का परीक्षण करें। तो हमने अपने साथियों से रिक्वेस्ट की, वो सहर्ष तैयार हो गए कि हमारे लिए सौभाग्य है ये कि हम अपने किसान बुजुर्गों के इस आंदोलन में उनका रंचमात्र सहयोग कर पाएं। और इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर टोल पर आकर के अपने बुजुर्गों की आंखों का परीक्षण और साथ में परीक्षण करने के बाद जिनको चश्मे की आवश्यकता है उनसे हमने निवेदन किया है कि आप सहरावत ऑप्टिकल्स गोहाना में जा कर के मुफ्त में चश्मा प्राप्त कर लें। मान लो किसी भी बुजुर्ग का किसी भी नंबर का चश्मा है, वो क्या आप मुफ्त देंगे? हाँ, किसी भी बुजुर्ग का कितने भी नंबर का चश्मा हो वो हमारा मंच मुफ्त प्रदान करेगा। ये तो आपका कमाल है डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी बड़ी घोषणा की है हमारे किसान भाइयों के लिए। फ्री में चश्मा देना, मुफ्त जो है चेकअप करना, इस तरह की उपलब्धि तो खास तौर पर भगवान के रूप में आपको देखा जाएगा बुजुर्गों के लिए, किसान आंदोलन के लिए। आप देखो, हम जैसे लोग सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ करके डॉक्टर्स बने हैं। उन शिक्षण संस्थानों में जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज है, इनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है और सरकार के पास सारा पैसा किसानों और मजदूरों की मेहनत कस के एक हिस्से से ही उनके पास जाता है। ऐसे ही हम डॉक्टर्स बनते हैं। तो हम लोग अपने इस फर्ज का एहसास करते हैं और ये सोचते हैं हर वक्त कि कैसे हम अपने किसानों और मजदूरों का, खेत मजदूरों का, इनके प्रति अपने फर्ज का निर्वाह करें। ये हमारा किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये हमारा दायित्व है, फर्ज है। उसी को समझ करके हम लोग इस आंदोलन के अंदर शरीक हुए। आंदोलन में जो है को देखते हुए आज मैं थोड़ी एक पॉलिटिकल बात भी कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? आपसे इजाजत चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, डॉक्टर के अलावा मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और शहीद भगत सिंह के विचारों का प्रचार करने वाला हूँ। और उसको लेकर के आप राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक किसी क्षेत्र में मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज अपने विधानसभा का सेशन था जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसानों द्वारा। मैं कांग्रेस द्वारा नहीं कहूँगा, किसानों द्वारा लाया गया था। किसानों ने काफ़ी एमएलए को जो है ना ज्ञापन भी दिया था कि किसान के समर्थन में एक वोट करें, लेकिन सिवाय 2 एमएलए को छोड़कर और कांग्रेस वाले एमएलए छोड़कर किसी ने भी विपक्ष में वोट नहीं किया। इस बारे में आपका क्या? इसके बारे में आप समझें, हमारी देश की आज़ादी के बाद यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था आई और तब से लेकर अब तक हर पार्टी यहाँ पर कभी न कभी राज में आ चुकी हैं और किसी ने भी किसानों का भला नहीं किया है। पिछली मनमोहन सरकार ने हमारे किसानों की ज़मीन को छीनने के लिए 2005 में सत्ता में आते ही SEZ कानून बनाया। ठीक है, आपको पता होगा कि इसी के तहत अंबानी को गुड़गांव के पास 1700 एकड़ ज़मीन दी गई। किसान नहीं देना चाहते थे, डिस्ट्रिक्ट की बात है। हाँ, दी गई। हाँ। तो वो तो कांग्रेस का शासन था। हाँ। तो ये सभी की सभी पार्टियां ये अपने चुनावी लाभ के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन ये सभी पार्टियां इस या उस पूंजीपतियों के धड़े की पार्टियां हैं और अपने उल्लू सीधे करते हैं। इनका किसानों से और मजदूरों से, यानी कि देश के श्रमिकों से कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी पार्टी हो, चाहे अगर वो वास्तव में किसानों की हितैषी होती तो किसानों को ऐसे सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता, ये दुर्दिन क्यों देखने पड़ते? बिल्कुल सही बात है। कई दशकों तक यहाँ पर अनेकों पार्टियां राज में रही हैं, कांग्रेस भी राज में रही हैं, इनेलो भी राज में रही हैं, लेकिन सब ने
अपनी स्वार्थ सिद्धि के अलावा आम जन के लिए, गरीबों के लिए मैं कहता हूँ रंच मात्र कार्य भी नहीं किया गया। उसी की परिणति आज ये है। उन्हीं के दुष्कर्मों को देख करके आज भाजपा जैसी पूंजीपतियों की नग्न समर्थक पार्टी सत्ता में आई, लेकिन इनके दिन गिने चुने हैं। ये पार्टियां या एमएलए कुछ करें या ना करें, अब हमारी जनता जागृत हो रही है, अब हमारा किसान जागृत हो रहा है, अब हमारा मजदूर जागृत हो रहा है। और इनकी जो एक सामूहिक शक्ति बनेगी, उसके सामने दो इतिहास सिखाता है कि हिटलर जैसे बड़े बड़े तानाशाह नहीं टिके, तो इनका तो कुव्वत ही क्या है। अब तो मैं कहता हूँ 5, 7, 10 साल गए और लोग शहीद भगत सिंह को, उनके विचारों को तलाशेंगे, और हमारा सारा नौजवान उनके विचारों से प्रेरित होकर के इस समाज को, इसमें एक आमूल चूल परिवर्तन का, इसको बदलने का, पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए अग्रसर होगा। देखिए, अपने जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी अपने किसानों की शहादत पर बहुत मजाक उड़ा रही है। बुद्ध आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, क्या कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। इसमें ये देखिए, अपना विधानसभा का सत्र चला हुआ हरियाणा का किसान कितना शहीद हो गया। हरियाणा के टोटल 4 किसानों ने शहादत दी है सुसाइड करके। टोटल 4 किसान ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है आज तक। उसके बारे में भी हमारी सत्ता पक्ष पार्टी ने कुछ नहीं कहा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है डॉक्टर साहब, जो हमारी जज्जर से विधायिका है गीता बुक्कल जी, उन्होंने विद फोटो श्रद्धांजलि अर्पित की किसानों को। क्या सत्ता पक्ष का 2 शब्द कहने का भी वो नहीं था इसमें? 2 शब्द कहने का, ये इतने निर्लज्ज हैं, ये इतने बेशर्म हैं कि अगर एक क्रिकेट के खिलाड़ी की अगर उंगली में मामूली खरोंच आ जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री तक ट्वीट पर ट्वीट किए जाते हैं। लेकिन किसानों के इस महान आंदोलन के अंदर 300 किसान शहीद हुए हैं, जिसमें हरियाणा के 4 किसान हैं, पंजाब के अनेकों किसान हैं, ठीक है, और न जाने कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग बीमार पड़े हैं। लेकिन उनके प्रति, इन पूंजीपति वर्ग के पुछल्लों का, उनके सेवकों का, इन हमारे जनमानस के प्रति कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। ये बड़ी ही बेशर्मी और बेहयाई की बात है। और मैं कहता हूँ कि इतिहास इनको बख्शेगा नहीं। सारा समाज एक एक बात देखता है। हर समाज हर एक पार्टी के बारे में कैसे उनका चरित्र है, क्या उनका आचरण है, किस प्रकार वो इस आंदोलन के प्रति रुख अपनाए हुए हैं, वो सारा देख रहा है। और अभी थोड़े वक्त का समय है जब इनका समाज तख्ता पलट कर देगा। कल भी आपने देखा, तूफान आया शाम को 8 बजे के लगभग। टीकरी बॉर्डर पे एक ट्रक जो है, चाहे मतलब स्पीड में लगा लो, किस तरह भी लगा लो, एक महिला टेंट में जा घुसा। 3 महिलाएं जख्मी हो गई बुरी हालत में। क्या उसका ट्रीटमेंट किसान ही करवाए या सरकारी हॉस्पिटल में तो उसको एडमिट करने नहीं दे रही सरकार? आप एक बात जानें, किसान टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर में, शाहजहां पर अपने घर में आकर के क्यों पड़े हैं? अपने घर छोड़ करके और सड़कों पर क्यों पड़े हैं? अगर सरकार उनको उनकी फसलों के उचित दाम प्रदान कर दें तो वो ठीक रहेंगे। यहाँ पर क्यों आएंगे? वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं। कोई आदमी सहजता से अपना घर नहीं छोड़ता, वो बड़ी परेशानी में वहाँ पर पड़े हैं। और प्रत्येक सरकार का, जो चुन करके आई हुई सरकार होती है, उसका अपने आंदोलनकारियों के हितों का ध्यान करने का फर्ज भी होता है। तो इस मामले में भी हमारी सरकारें जो हैं वो बेशर्मी की सारी हदें पार करती जा रही हैं। और हम ये मांग करते हैं कि जिस भी किसान का जरा भी अगर उसको चोट लगती है तो उसका उपचार करने का सरकार का दायित्व है। अगर सरकार ये नहीं करती है तो वो जनता का प्रतिनिधि होने का अपना चरित्र खो देती है। ऐसी सरकार को धिक्कार है। तो अब हमारे किसान आंदोलन लंबा चलने की संभावना है, सरकार का तो यही कहना है। किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसानों ने पहले ही 8 महीने से ये आंदोलन शुरू किया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो 5 जून को जब सरकार कोरोना की आड़ में ये अध्यादेश लेकर के आई थी, तब से ही हमारे पंजाब का जो किसान है वो आंदोलन कर रहा है। तो इसको 8 महीने हो चुके हैं और 105 दिनों से तो हमारा जो किसान है पंजाब का, हरियाणा का,
राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, उत्तरांचल का, ये दिल्ली के बॉर्डर्स पर पड़े ही हैं, संघर्षरत हैं, भूखे, गर्मी में, बारिश में, ठंड में, हर तरह की विषम परिस्थितियों को झेलते हुए। और सरकार जो है इतनी बेहया है कि उनके कानों पर अभी तक भी जू नहीं रेंग रही है। वो अपमान कर रहे हैं, वो आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, वो आंदोलन को साजिशों के द्वारा नष्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनका दोगला चरित्र है। एक तरफ वो किसानों से बात करने का ढोंग कर रही हैं और दूसरी तरफ वो इस आंदोलन को बदनाम कर रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन किसान इस बार बहुत सोच समझ करके अपने घर से आया है। वो पूरा प्राणपन से इस आंदोलन में कूदा है और उसका दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसने संकल्प ले रखा है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, ये तीनों काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द नहीं किया जाएगा, पराली कानून में जो किसानों के विरोधी धाराएं हैं वो रद्द नहीं की जाएगी, तब तक किसान डटे रहेंगे और विजय प्राप्त करके ही हटेंगे। और साथ में जवान हैं, साथ में छात्र हैं, ये छात्र आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, ये लगे हुए हैं और ये अपनी मांग को मानेंगे और इस जालिम सरकार को झुकना पड़ेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एक हमारा हरियाणा में चौधरी देवीलाल होया करते थे, अब तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। उनके प्रपौत्र आप परिचित हैं सभी दुष्यंत चौटाला से, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम। उनका कहना है कि भाई 4 साल पड़े हैं, 4 साल में तो किसान भूल जाएंगे, मैं इतना हाथ फेर कर उनको सही कर दूंगा। क्या वो सत्य है या असत्य है? देखो, मैं ये बात मैंने पहले भी कही है कि ये विभिन्न झंडों वाली जो पार्टियां हैं, ये सभी के सभी पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं। ये देहातों में भी गरीब किसानों के पक्ष में नहीं है। ये जो देहातों में 2-4% धनी किसान हैं, उनकी पार्टियां हैं, वही इनको फंड करते हैं। तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये किसानों के पक्ष में आएंगे। मैं तो बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप किसानों का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं तो ये वक्त है आपको अभी भी इस सरकार को लात मार करके इसे बाहर निकलना चाहिए और किसानों के पक्ष में आकर के खड़ा होना चाहिए। ये आपकी बात सत्य है और इसमें जैसे आज अविश्वास प्रस्ताव था, क्या वो ये काम तो आज भी कर सकता था? ये काम किसी वक्त भी किए जा सकते हैं, करना इनको बहुत पहले ही चाहिए था। बल्कि मैं आपको एक बात कहूँ, पिछले 5 साल में हम बीजेपी के चरित्र को देख चुके हैं। उस चरित्र को देखते हुए इनको इस सरकार में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था उनका। लेकिन जो ही किसान आंदोलन शुरू हुआ तो तब तो इनको बाहर आकर के आंदोलन के समर्थन करना ही चाहिए था। फिर भी मैं यूँ कहता हूँ कि हमारे समाज में अब एक जबरदस्त आंदोलन ऊपर भी और सतह के नीचे भी चल रहा है और इससे एक नया नेतृत्व पैदा होगा। हमारे किसानों और मजदूरों के नए नए बच्चे जो इस आंदोलन से बहुत सीख हासिल कर रहे हैं, संघर्षों के तरीके सीख रहे हैं, वो एक नई नस्ल आएगी, वो एक नए पौधे पनप रहे हैं, युवा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भगत सिंह से प्रेरणा ले रहे हैं। अब ये जो सारी पुरानी जो हमारी एक राजनीतिक चौधराहट थी और नेतृत्व था, इसको दरकिनार करके एक नया नेतृत्व उभरेगा और वो किसान मजदूरों के पक्ष के अंदर अपने कदम उठाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। यहाँ मैं किसान आंदोलन में मकड़ोली टोल पर आकर आपने किसानों के लिए फ्री आंखों का कैंप लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा जागृति आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती। आपने मेरा धन्यवाद किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हमारे बुजुर्गों के बीच में आकर के उनकी सेवा करना ये हमारा फर्ज है। जैसे हम अपने माता पिता ये करते हैं, ये वैसे ये भी हमारे माता पिता हैं। तो इसमें कोई धन्यवाद वाली बात उस तरह से नहीं है। यहाँ डॉक्टर साहब का पहुँचने पर कॉल पर धन्यवाद करते हैं। मोटर टोल पर पहुँचे हमारे कॉल पर डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, अपने डॉक्टर साहब ने आँखों का फ्री कैंप लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिएगा, हम बार बार अपनी तरफ से नहीं बल्कि मंच की तरफ से दूर दराज से जितने वीर योद्धा जिनमें सम्मिलित हैं, बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति, इन सब की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह के दानवीर हमेशा कायम रहते हैं, ज़माने में इनकी आवाज़ पहुंचती है और दोबारा फिर हम इनका धन्यवाद करते हैं।